जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद। बड़ा मारूफ नाम है एकेडमिक सर्कल्स में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज का शोबा इन्होंने जदीद खतूत पर न सिर्फ उस्तवार किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसके सरबराह रहे बहुत अरसा, और आजकल डीन है पंजाब यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। जी डॉक्टर अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपने चैनल के लिए जो है वो आज राब्ता किया। मैं आपके लिए हाजिर हूँ जिस मौजू पर भी आप बात करना चाहें। डॉक्टर साहब, जैसे हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, आप का जो रिसर्च पोर्टफोलियो है वो बड़ा रिच है। आपने ना सिर्फ खुद बहुत ज्यादा रिसर्च की है, बल्कि आप लेक्चर्स भी देते हैं, इदारों में भी जाते हैं जहां आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च होती क्या है। लेकिन उसके बावजूद गाहे बगाहे हमारे यहाँ ये शिकायत आती रहती हैं कि जिस किस्म की रिसर्च होनी चाहिए, आलमी सतह पर जिस तरह की रिसर्च एक्सेप्टेबल है, वो हमारे यहाँ नहीं होती, बल्कि लोग चोर दरवाजे ढूंढते हैं। कभी HEC के हवाले से इस तरह की शिकायत आती हैं, बल्कि कई दफा तो यूनिवर्सिटियों के सरबराहान के बारे में शिकायतें आती हैं कि उनके थीसिस शायद प्लेजराइज थे, चोरी के थे। कभी कोई स्टूडेंट शिकायत लगाता है कि मेरा जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो मेरे उस्ताद ने चोरी कर लिया। तो हमारे यहाँ ये जो रिसर्च कल्चर है ये क्यों नहीं पनप सका उस तरह बावजूद कोशिश के? इसमें डॉक्टर साहब ऐसा है कि पाकिस्तान में जो रिसर्च कल्चर है ये इसलिए नहीं पनप सका कि पाकिस्तानी मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यहाँ पे जो है वो करप्शन भी है और काहली और नालायकी भी है। इस किस्म के मसाइल का शिकार है ये मुल्क, और जाहिर है इसको दूर भी हमारे लोगों ने ही करना है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ये मसाइल हैं। अच्छा, मुआशरा जिस तरह का होगा उसी तरह के बाकी काम भी करेगा। अब एजुकेशन का जो फील्ड है या रिसर्च का जो फील्ड है वो इससे मुबर्रा नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब करप्शन के जरिए से या नालायकी के जरिए से या नाहली के जरिए से सारे ही शोबे जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन भी उसमें शुमार होती है। रिसर्च के बारे में डॉक्टर साहब आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये एक मुश्किल काम है और किसी हद तक बोरिंग भी है। तो रिसर्च का यहाँ पे कल्चर इसलिए भी नहीं बन सका कि पाकिस्तान की हुकूमती सतह पर भी देख लें और माशरती सतह पर भी देख लें, ना तो कोई ख़ास पढ़ने का रुझान है, ना लिखने का रुझान है, और रिसर्च की ख़ास तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उस ट्रेनिंग में भी कमी ही रही है। पिछले सालों में 70-75 साल पाकिस्तान के गुजरे हैं, तो ये कमी जो है वो आड़े आती है। और इसके साथ फिर आप देखें कि बहुत से कोई इंसेंटिव्स भी अटैच नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग एक हद तक रिसर्च करते हैं जितनी किसी तरक्की करने के लिए या कोई सीट लेने के लिए ज़रूरी होती है या कोई स्कॉलरशिप लेने के लिए ज़रूरी होती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोग बदिले नखास्ता ही रिसर्च करते हैं, कोई ज़ौक शौक से कोई एक कल्चर बनाने में कामयाब नहीं हो सके। तो जब हमारे यहाँ ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कन्वर्ट किया गया था HEC में, और अब तकरीबन 20 साल हो गए हैं HEC बने हुए, तब दूसरी बहुत सारी चीजों की तरह हमने देखा कि रिसर्च पर भी एक उस वक्त फोकस नजर आया। एक बाकायदा बेंचमार्क्स बनाए गए फैकल्टी मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें जो है वो इंटरनेशनल रिकग्निशन का पाबंद किया गया। जो रिसर्च जर्नल्स थे उनको कैटेगराइज किया गया कि शायद इस तरह जो मयार है उसको कायम करने में कुछ मदद मिले। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ रह गई? इसमें डॉक्टर साहब ऐसा है कि 20 साल ज़ाहिर होने को आए हैं HEC को बने, और HEC बनने के बाद आप सही फरमा रहे हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ यार्डस्टिक्स जो हैं वो कायम किए गए, लेकिन ज्यादातर उसके नतीजे में ये हुआ कि क्वांटिटी तो बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। आप पिछले सालों का ग्राफ देखें पब्लिकेशंस का, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस के हिसाब से तो हम बड़े हैं, लेकिन क्वालिटी जो है उसमें कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम क्वालिटी की बात करें भी ना, तो मतलब थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तानियों की रिसर्च जिस तरह से छपती थी
जिस किस्म के जर्नल्स में और जो उनके अंदर इस्तेमाल होती थी, स्टैट की आप मिसाल ले लें या एनालिसिस की कोई और मिसाल ले लें, तो मुझे तो याद है कि मेरे फील्ड में मुझे याद है कि बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे छपते थे जिसमें रिसर्च मेथड्स का कोई सेक्शन ही नहीं होता था, और वो जस्ट एक डिस्क्रिप्टिव आप कह लें एनालिसिस होता था, या एक नैरेटिव उसमें होता था, एक नरेशन होती थी वाकयात की। अभी भी वैसे तो मैंने देखा है कि पिछले जिस किस्म की रिसर्च मुझे आजकल देखने में आती है, खासतौर पे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आजकल मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि पूरी दुनिया में क्वांटिटेटिव रिसर्च मुश्किल समझी जाती है। पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा है, थीसिस में क्वांटिटेटिव स्टडीज कर रहा है, और मुझे उसकी वाहिद वजह यही समझ में आती है कि उनका ये ख्याल है कि कोई भी नंबर्स उसमें थ्रो करके टेबल्स जनरेट कर लें और उसको लेआउट कर लें और सफे भर दें, क्योंकि उसमें उन नंबर्स का मतलब क्या है, वो टेस्ट क्यों रन किया उन्होंने, और उसकी सेंस क्या बनती है, वो किसी को पता नहीं होता। असल में हाँ, असल में ऐसे ही हुआ है ना डॉक्टर साहब। हुआ यूं है कि पाकिस्तानी चूंकि रिसर्च में नए हैं, बाकी दुनिया से पीछे हैं, तो जैसे किसी ने कुछ सीख लिया, जैसे क्वांटिटेटिव यहाँ सीख लिया, इसके सॉफ्टवेयर सीख लिए, तो बस एक भेड़ चाल की सूरत में उसके पीछे चल पड़े। आपकी बात सही है कि एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए तो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा उसे लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। अब लिटरेचर रिव्यू में जो है वो बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है, अच्छा खासा आपका एक्सपर्टीज का लेवल चाहिए होता है। अच्छा, उसके बगैर जब आप एक क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा कर लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसके मीनिंग आप कैसे डिटरमिन करेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। तो पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल बहुत सारे हैं कि लोग नए हैं, इवन जो असातिज़ा हैं उनके लिए भी रिसर्च एक नई चीज है। तो पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है कुछ और वक्त गुजरेगा, कुछ जो है ना वो आप जैसे जो लोग हैं, आप जैसे दोस्त हैं, वो इन चीजों को हाईलाइट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक कल्चर बनाने में हम सारे लोग हेल्पफुल हो सकें, तो पाकिस्तानी भी इन बातों को समझें। अब बाकी आपने बात की है ना जी कि ये क्वांटिटेटिव मुश्किल मेथड है, अब पाकिस्तान में सूरत है कि क्वालिटेटिव को ज्यादा मुश्किल समझते हैं, इसलिए कि क्वालिटेटिव में लिखना अच्छा पड़ता है, तो लिखना जो है ना, फिर लैंग्वेज का बैरियर है, फिर कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, तो लिखने में ज्यादा मुश्किल की वजह से क्या करते हैं जी कि डाटा क्वांटिटेटिव जो है वो कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया, और बगैर उसको कुछ मीनिंग दिए उसको रिपोर्ट कर दिया, और फिर उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा अच्छे जर्नल में आर्टिकल भी छप जाए और अच्छी जगहों से जो है वो हमारा थीसिस भी एवेल्युएट हो जाए, तो इसमें फिर मुश्किलात पेश आती है। अब ये जो दूसरा इसके साथ इशू जुड़ा हुआ है वो है रिसर्च जर्नल्स का और उनकी क्वालिटी का। अब मुझे तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च जर्नल्स हैं, उनकी क्वालिटी के हवाले से भी कुछ तो ज़ाहिर है बेहतर है, पीयर रिव्यूड भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पर शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा आपका अप्रूवल हो गया है HEC से, तो वो जर्नल चाहे वो चीचू की मलिया से छप रहा है या वो कैलिफोर्निया से छप रहा है, HEC के लिए उसकी क्वालिटी बराबर है। अब HEC ने जो बेंचमार्क है वो तो बना दिया है कि जी आपको 8 आर्टिकल चाहिए या 10 चाहिए या 12 चाहिए, लेकिन ये नहीं बनाया कि वो छप कहाँ रहे हैं, क्या जो कैटेगराइजेशन आपने की है वो किसी आलमी मयार पर भी पूरी उतरती है या नहीं उतरती। तो आपको लगता है कि यहाँ भी कहीं एक ऐसा कैच है जिसको ठीक करने की जरूरत है? नहीं, जैसा मैंने पहले अर्ज किया ना डॉक्टर साहब के HEC के पार्ट पे भी बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब पाकिस्तान में ये तो डिमांड एंड सप्लाई का एक असूल है ना, कि पाकिस्तान में अगर आर्टिकल छापने के लिए हमें कुछ ऐसे लोग जो है वो अवेलेबल हैं इस मुल्क में कि जो चाहते हैं कि पैसे दे के या किसी और तरीके से या सिफारिश से अपना आर्टिकल छाप लें, तो उसी किस्म के जर्नल्स भी मार्ज वजूद में आ गए कि भाई वो आर्टिकल जो है उनसे लेके तो कुछ रकम के इवज या कुछ और मराद के इवज जो है उसको छाप दें। सप्लाई एंड तो डिमांड का HEC, इशू हमें हर जगह आता है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि HEC का जो रोल होना चाहिए था ऐसे जर्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, वो रोल अभी तक सामने नहीं आया। मतलब HEC के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, वो कि हमारे पास उनको वेरीफाई करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, कि HEC का स्टाफ भी मिला होता है और एक जर्नल जब ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उसकी जगह दूसरे नाम से दूसरा जर्नल शुरू कर लिया जाता है,
और 2-4 साल लगते हैं फिर उसको ब्लैकलिस्ट करने में। तो इस किस्म की बातें हम HEC के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन जो जो अमल है वो तो यही जाहिर कर रहा है कि HEC की नाक के नीचे काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मेरे PhD के तालिब इल्म को पता है और हमारे मुआशरे में हर पढ़े लिखे शख्स को पता है कि ये जनरल जो है ये 2 नंबर है, तो मैं इस पे हैरान होता हूँ कि HEC के ऑफिसर्स को कैसे पता नहीं हो सकता। तो उनकी जो बातें हैं, लोगों की जो हम सुनते हैं इस तरह की HEC के स्टाफ के बारे में, उनमें खासी हद तक सदाकत नजर आती है। बिल्कुल सही। तो आप क्योंकि इस हवाले से बहुत काम खुद भी करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि आप दूसरे इदारों के साथ भी, दूसरे रिसर्चर्स के साथ भी काम करते हैं, तो उनकी तरफ से आप जब इंटरेक्शन करते हैं तो आपको क्या शिकायत अमूमन सुनने में आती हैं कि वो जिस किस्म का काम होना चाहिए वो क्यों नहीं कर पाते? प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना डॉक्टर साहब कि ये रिसर्च एक मुश्किल काम है। तो बहुत सारे लोग तो इस मिजाज के नहीं होते कि वो रिसर्चर बने, क्योंकि रिसर्च के लिए आपने अक्सर देखा होगा, फेसबुक पे भी नोट किया होगा कि जी कोई टॉपिक बता दे। अब देखिए ये कितनी बचगाना सी बात है कि रिसर्चर को टॉपिक कोई दूसरा आगे बताई। ऐसे और मैं हैरान होता हूँ ऐसी वेबसाइट्स पे और ऐसे पेजेस को देख के फेसबुक पे हैरान होता हूँ कि दूसरे लोग उसको टॉपिक पे सजेस्ट कर भी रहे होते हैं। ऐसी फोन कॉल्स मुझे भी आती हैं अक्सर, बल्कि मैं मौके से फायदा उठाते हुए एक दिलचस्प वाकया मैं भी शेयर कर लेता हूँ। मुझसे कुछ अर्सा पहले एक साहब ने, क्योंकि मेरा ज़ाहिर है जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन मेरा शोबा है, तो एक साहब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं अपना PhD का थीसिस 5th जनरेशन वॉरफेयर पर लिखना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप जरूर लिखें, लेकिन जब आप इसको दुनिया में कहीं भेजेंगे तो आपका रिव्यूअर सबसे पहले ये पूछेगा कि ये टर्मिनोलॉजी आपने घड़ी कहाँ से है, क्योंकि जिस तरीके से हम 5th जनरेशन वॉरफेयर को पाकिस्तान में डिफाइन करते हैं वो दुनिया में तो कोई नहीं जानता उसको। जी ऐसे ही, जी ऐसे ही ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती। देखें, मैं आमतौर पे जो लेक्चर देता हूँ, हाउ टू पब्लिश, हाउ टू राइट एन आर्टिकल, तो उसमें मेरा बहुत सारा वक्त जो है वो इस बात पे लग जाता है कि मेल प्रैक्टिसेस किस तरह की चल रही हैं। तो मेल प्रैक्टिसेस की एक लंबी फहरिस्त है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर ऐसे जर्नल्स नहीं है, या पाकिस्तान के अलावा भी लोग हैं वो ऐसे काम नहीं करते, वो भी करते हैं। और बाज मिसालें तो हमें एडवांस कंट्री से भी मिल जाती हैं मेल प्रैक्टिसेस की। लेकिन यहाँ जैसा हमारा मुआशरा है, मुआशरे के मसाइल हैं, और यहाँ पे जिस तरह से काम किया जा रहा है, यहाँ पे ये कुछ ज्यादा हमें महसूस होता है। तो मैं तो ये फील करता हूँ कि मेरे जैसे लोग या ऐसे लोग के जो इन बातों को समझते हैं, उनके तादाद बड़ी कम है इस मुल्क में। और इसकी बड़ी शदीद जरूरत है कि जो अच्छी प्रैक्टिस है जर्नल पब्लिशिंग में, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। और इसमें भी कोई शक नहीं है, मतलब हमने स्टार्ट ही आज की गुफ्तगू का चूंकि मेल प्रैक्टिस से किया और जो शिकायत हैं इस एरिया में उससे किया, लेकिन बड़े अच्छे जर्नल्स भी हैं। चंद एक जर्नल्स तो हमारे वेब ऑफ साइंस में भी हैं, और बहुत सारे जो हैं वो स्कोपस में भी इस वक्त इंडेक्स हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि वेब ऑफ साइंस की और स्कोपस की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जाहिर उनको पूरा कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज भी अच्छे जर्नल शाया कर रही हैं, हमारे पास और इदारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है या और एसोसिएशंस भी बहुत अच्छे जर्नल शाया कर रही हैं। लेकिन चूंकि मिसालें हमारे सामने आती हैं बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस की, तो वो ज्यादा मीडिया में हाईलाइट भी होती हैं, तो हमारा जो सोच का जो जाविया है उसकी तरफ ज्यादा चला जाता है। तो अच्छी बुरी मिसालें दोनों तरह की हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। तो फाइनली अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने कुछ देर पहले इस उम्मीद का इजहार किया था कि ये मामला आगे चलेगा तो बेहतर हो जाएगा, और उम्मीद जो है वो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली इस हवाले से कितना काम हो रहा है, या आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए जिससे ये सिचुएशन मजीद बेहतर हो जाए? इसमें देखें जी, मेरा तो ये ख्याल है कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ही जरूरत है। उसके लिए हम मीडिया का इस्तेमाल करें, उसके लिए हम अपने क्लासरूम का इस्तेमाल करें, उसके लिए जो हमारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं असातिज़ा की, उसका रोल अहम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस हैं, हमारी एसोसिएशंस की एक मुल्की सतह पे एक फेडरेशन भी है, उसको आगे बढ़ के रोल प्ले करने की जरूरत है। हमारे जैसे जो दोस्त इन बातों को समझते हैं
वो अच्छी तजावीज़ के साथ सामने आए और हमारी एसोसिएशंस को चाहिए कि ऐसे दोस्तों को एंगेज करें। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ और एक अच्छी कोशिश के साथ साथ हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और ये देखें ना, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि HEC 2-3 साल लगा लेती है, लेकिन फिर आखिरकार उस जर्नल के खिलाफ शिकायत को सुनते हुए उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है। तो ये ब्लैक लिस्ट कर देना भी चले एक खुश आइंद है, अच्छी बात है कि कुछ मामला आगे बढ़ते ही हैं, गो के नए एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं जो है वो इस तरह की जो है वो प्रेडेटरी जर्नल्स के लिए। तो ये दुनिया में भी कारोबार चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, हम लोग परेशान भी हैं। लेकिन ये है कि इंडिविजुअल्स भी अपना रोल प्ले करें जो इन बातों को समझते हैं, और इदारे भी ये काम करें। तो यूनिवर्सिटीज में आपने देखा है कि ऑरिक के नाम का एक इदारा जो है वो कायम कर दिया गया है। को कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उसे काम करना चाहिए अभी वो उस तरह से काम नहीं कर रहा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑरिक के पास जो है वो परमानेंट स्टाफ नहीं है, इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं कि उसको स्टाफ मिले, उसको बजट मिले, और यूनिवर्सिटियां जो हैं उनका एक बुनियादी रोल है कि रिसर्च को प्रमोट करें। तो ऑरिक का जो ऑफिस है वो अपना रोल प्ले कर सकता है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरे आप जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स हों या कोई और मीडिया हो, उसके जरिए भी हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी आज की ये जो गुफ्तगू है ये भी अवेयरनेस क्रिएशन के लिए ही है कि एक मसला जो हमारे सामने आया है उसको हम हाईलाइट करें और उस पर बैठ के सोच विचार करें। बिल्कुल सही। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे जब हम तकाबली जायज़ा करते हैं मगरब के साथ, तो जिन मगरबी ममालिक की हम बात कर रहे हैं वहाँ ये कल्चर डेवलप होने में कई दहाइयाँ लगी हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सदियाँ लग गई हैं तो भी शायद गलत नहीं होगा। और हमारे यहाँ ये मामला अभी नया नया है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसको आप कम से कम 200 साल तो आप गिने ना। बिल्कुल यूरोप में बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये मामला अगरचे अभी नया है, इसको वक्त लगेगा, और जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें भी वक्त लगता है। लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग इस प्रोसेस के ज़रिए आगे आ रहे हैं, ख़ासतौर पर एकेडीमिया में आ रहे हैं, उन्हें अगली नस्ल को तैयार करना है। तो उनकी अपनी तरबियत और उनकी अपनी जो एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस गुफ्तगू को देखेंगे और डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट उठाए हैं उससे उन्हें सूरत हाल को समझने में भी मदद मिलेगी और ये जानने में भी मदद मिलेगी कि इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।